जय सिया राम। जिस पावन भूमि के महत्व का वर्णन देवता लोग करते करते थक गए और धन्य धन्य बोलते हैं, ऐसी पावन वसुंधरा भारत भूमि पर निवास करने वाले देव स्वरूप भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, आज मैं अपने संपूर्ण देशवासियों से और अपने वर्तमान राष्ट्र नायकों से, जिनके हाथ में देश की बागडोर और कमान है, देश की दशा दिशा में जिनको परिवर्तन करने का हक है, स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर मैं उनसे कुछ विनती करना चाहता हूं, कुछ विनय करना चाहता हूं और कुछ मांगना भी चाहता हूं, कुछ अपनी सुनाना भी चाहता हूं और अपने प्यारे देशवासियों से सुनना भी चाहता हूं। मित्रों, भारत में सभ्यता का विकास पूरे दुनिया में सबसे पहले हुआ। भारत जैसा गौरवशाली इतिहास किसी देश का नहीं रहा। भारत भूमि प्रचुर खनिज संपदा व जंगल, फल फूल, अनाज, मिर्च मसाला आदि खाद्य सामग्री एवं जीवनोपयोगी सारी वस्तुओं से भरपूर होते हुए भी हम गरीब देशों की श्रेणी में कैसे आए? ज्ञान विज्ञान के अक्षय भंडार, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, दर्शन शास्त्रियों, तपस्वियों, महान गौरवशाली बलशाली महापुरुषों के रहते हुए हमारी दुर्दशा क्यों हुई? इसके जिम्मेदार कौन? हम क्यों पिछड़े? पूरी दुनिया के साथ में जो हमारी दौड़ थी उसमें हम क्यों पिछड़ गए? इस पर एक बार हमें पुनरावलोकन की आवश्यकता है। मित्रों, भारत के अंतिम हिंदू सम्राट महाराजा पृथ्वीराज चौहान के वीर गति प्राप्त होने के बाद देश की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन? मित्रों, इस पर हमें दिमाग पर बल देकर सोचने की जरूरत है। मैंने क्यों कहा? इसलिए वर्तमान समय में मैं तमाम अखबारों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, दूरदर्शन के चैनल्स के माध्यम से, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से देख रहा हूं कि इस समय हमारे देश में जो
जनता के बीच में, हमारे राष्ट्र के नागरिकों के बीच में जो जाति पात संबंधी विचारधाराओं को लेकर के और फूट का बीज डाला जा रहा है और लोगों को बदनाम भी किया जा रहा है, ऐसी ताकतों से हमें सावधान रहना होगा। हमें कभी भी एक से अनेक नहीं होना है। श्री रामचरितमानस, प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया, उसको लेकर के वर्तमान में कितनी प्रतिक्रिया लोगों की आई, इस पर सभी देशवासियों को सोचने की जरूरत है। ओछी प्रतिक्रिया देकर के प्रसिद्धि प्राप्त करना, राष्ट्र को बर्बाद करना, अपनी राजनीति की रोटी सेकना, अपना उल्लू सीधा करना, क्योंकि प्रभु श्री राम ने तो यहां तक कहा था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजय सो हरि को होई। जाति पाति, दूसरी चौपाई में आप लोग देखेंगे गोस्वामी बाबा लिखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मेरे प्यारे देशवासियों, आर्यावर्त के की वीर संतति, हमें इस बात पर गर्व है कि हमारे प्रभु श्री राम ऐसे थे और गोस्वामी बाबा जी ने क्या लाजवाब चीजें लिखी, इस पर हमें देखने की जरूरत है। ओवैसी जनाब असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, और मैं नाम नहीं जानता तमाम संगठन के लोगों का उद्गार, उनकी प्रतिक्रिया मैंने सुना, लेकिन मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक बार वो प्रभु श्री राम के आदर्शों का अवलोकन करके देखें कि प्रभु श्री राम ने कभी भी किसी भी धर्म, जाति, मजहब का अपमान नहीं किया, किसी भी प्रकार से उनकी विडंबना नहीं की और सबको लेकर के चलने वाले थे। सभी समाज के लोग उनके साथ में हमेशा थे। वो इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेमी थे, इतने योग्य थे कि जो लोग आज विभिन्न प्रकार की भीम आर्मी और कौन आर्मी बना करके देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, प्रभु श्री राम से ज्यादा कौन हो सकता है जिन्होंने वनवासियों को इकट्ठा करके, वानर भालुओं को इकट्ठा करके समुद्र पर पुल बांध दिया,
हमें ऐसे महापुरुष के उदात्त चरित्र चित्रण का एक बार पुनः अवलोकन की आवश्यकता है। मित्रों, यह फूट का बीज, यह उल्टी सीधी भाषा में लोगों के कमेंट्स और अपनी ओछी राजनीति के चलते एक बार हम फिर हमारे देश की एकता, अखंडता, आजादी खतरे में है। मित्रों, हमारे देश के सभी धर्म को मानने वाले लोग, सभी मजहब को मानने वाले लोग, सभी वर्गों के लोग, पढ़े लिखे, बुद्धिमान, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं 1%, 2% कि जिनको रातों रात बहुत कुछ बड़ा बन जाने की सूझी है। गरीबों के विषय में वो कभी कुछ ख्याल नहीं करते कि जब आंधी आती है, किसी प्रकार की तबाही आती है, तो जो सुख सुविधा प्राप्त लोग हैं वह तो बचते हैं, लेकिन हमारे गरीब भाई, हमारे देश की गरीब जनता उसमें पिसती है। वो चाहे जिस कौम की हो, चाहे जिस वर्ग की हो, चाहे जिस जाति की हो। मित्रों, बहकाने में किसी के आने की जरूरत नहीं है। यहां पर हम आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। आप सभी लोग मेरी बात को सुने और यथोचित समाधान करें। भारत के तमाम महापुरुषों की जीवनी और उनके जीवन परिचय तथा उदात्त चरित्र चित्रण को छुपाकर हमको गुलाम बनाने वाले वे लोग कौन थे, आज एक बार पुनः आवश्यकता है। ये वही लोग थे, जयचंद सरीखे लोग, क्योंकि जयचंद जी का नाम इतिहास में, भारत के इतिहास में देशद्रोही में सबसे पहले आएगा, क्योंकि जयचंद ने ही विदेशियों को आक्रमण करने के लिए भारत में न्योता दिया था। मित्रों, हमारे देश की तमाम विदुषी महिलाओं, वीरांगनाओं ने समय समय पर इतिहास रचा है, विधर्मियों को सबक सिखाया है। उनका इतिहास हमारी वर्तमान पीढ़ी कुछ भी नहीं जानती कि हमारे पूर्वज कौन थे और उनके चरित्र कैसे थे। महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, वीर हकीकत राय, रामकृष्ण गौतम बुद्ध के ज्ञान को, इतिहास को दबाने वाला कौन है? अपने देश के चरित्रवान महाबली महापुरुषों की कृतियों को, महाकाव्यों को, इतिहास को छुपाकर बाहरी आक्रमणकारियों का महिमा मंडन करने वाला कौन है? हमें इसे पुनरावलोकन की जरूरत है। पोरस महान के होते हुए हमें इतिहास में सिकंदर महान का पाठ पढ़ाने वाला कौन है? महाराणा प्रताप जैसे अतिशय त्यागी, बैरागी, अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ न्यौछावर कर, कष्ट भोग कर, लेकिन कभी भी हार न मानकर महान शख्सियत के आगे
महान शब्द ना लगाकर अकबर महान का पाठ पढ़ाने वाला हमें कौन है? आजादी में अपना सर्वस्व लुटाकर, फांसी के फंदे पर झूलकर, जेलों में आमरण अनशन कर, जलियांवाले बाग में गोलियां खाकर, तमाम ज्ञात अज्ञात पुरुषों के, मार्ग शक्तियों के आदर्शों को दबाकर इतिहास में हमें अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, अकबर, बाबर के इतिहास को पढ़ाने वाला कौन है? तो मित्रों, हमारे भारत राष्ट्र के सजग प्रहरी जो समय समय पर प्रतिदिन अपने प्राणों की आहुति समय दे रहे हैं, ऐसे जाबाज रणबांकुरे हमारे वीर, हमारे बच्चे जो सीमा पर औजार, हथियार, असलहा लेकर देश दुश्मनों से टक्कर लेने के 24 घंटे तैनात रहते हैं, इनके इतिहास को हमसे क्यों छुपाया गया? तमाम हमारे ब्रिगेडियर, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल जिन्होंने समय समय पर हमारे सन 64 के युद्ध में, 72 के युद्ध में और कारगिल के युद्ध में, वर्तमान समय में प्रतिदिन युद्ध चल रहा है, इसमें अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले इन महान वीरों को इतिहास में लाया जाना आवश्यक है और उसको तत्काल पढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे देश का एक वीर पाकिस्तान में पीछा करते, पाकिस्तान के वायुयान का पीछा करते घुस गया था। आज उस महान वीर अभिनंदन का पूरा भारत राष्ट्र अभिनंदन करता है और यह भी जरूरी है कि हम अपने राष्ट्र नायकों के चरित्र को पढ़ें। आज तक मित्रों, भारतीय चरित्र के साथ खिलवाड़ कर देवी स्वरूप माताओं बहनों को चलचित्र के माध्यम से अश्लीलता परोसकर पथभ्रष्ट करने वाला कौन? बंबई में बनने वाली तमाम फिल्मों को, गंदी और अश्लील फिल्मों को कौन इनको हरी झंडी देता रहा कि ये सार्वजनिक स्थानों पर इनका प्रदर्शन होता रहे? ऐसे लोगों के विषय में सोचने की हम लोगों को जरूरत है। हमारे युवा वर्ग को भटकाकर जाति पात, धर्म संप्रदाय की आग में झोंकने वाला कौन है? हमें इस पर भी सोचने की जरूरत है। भारत विभाजन के लिए जिम्मेदार कौन है? आजाद भारत की ऐसी दुर्दशा कराने वाला कौन है? हमारा रोजगार छीना गया हमसे, देसी गायों का गोपालन छीना गया हमसे, शाकाहार खत्म कर मांसाहार का पाठ पढ़ाया गया हमें, हमारे यहाँ की आयुर्वेद औषधियों को नष्ट किया गया, संस्कृति नष्ट की गई, आचार विचार, हमारे व्यवहार तौर तरीकों को नष्ट किया गया। पाश्चात्य संस्कृति से जोड़ने वाला हमें कौन है? हमारे देश के जो देसी अन्न थे, जो बीज थे, उनको नष्ट करने वाला कौन? परंपरागत कृषि कार्यों को खत्म करने वाला कौन? मित्रों, उत्तर प्रदेश में आज इस समय जो जानवरों की बाढ़ सी आ गई है, यही जानवर जब हम अपने घर पर पालते थे
तो उनको हम चारा देते थे और वह उस चारे के बदले हमारे खेत की जुताई करते थे और हमको डंग भी देते थे, गोबर भी देते थे और गोबर की खाद से सड़ाकर हम लोग बनाते थे, कंपोस्ट खाद बनाते थे और अपने खेतों में डालते थे। उससे जो अन्न पैदा होता था वह अन्न हमारे लिए सुपाच्य और निरोगी होता था। मित्रों, इन विदेशी कंपनियों का अनाज ये हाइब्रिडाइजेशन मित्रों, जो लोग काम करते थे खेत में, ये जानवर जब हल चलाते थे तो ये सांड बैल ये बाहर सड़क पर नहीं बैठते थे, इनको पालने वाले लोग रहते थे, इनको हम लोग खिलाते थे और ये हमारा काम करते थे। इसलिए एक दूसरे पर जो आत्मनिर्भरता थी, जो पशुओं के बीच में और मानवों के बीच में एक संतुलन था, उस संतुलन को नष्ट करने वाला कौन? ऐसे लोगों के भी विषय में सोचने की हमें जरूरत है। मैं मानता हूं कि विज्ञान का युग है और तमाम आविष्कार से हमें खेती किसानी में काफी बल मिला है। ट्रैक्टर के माध्यम से तमाम मशीनरी क्रियाकलापों से हम काफी विकास किए हैं, लेकिन फिर भी जो ये वर्तमान में नई समस्या खड़ी हुई, अब देसी खाद खेत में कोई नहीं डाल पाता है। हर घर में दूध दही घी की नदियां बहती थी, आज आप लोग देहात में चले जाएं, किसी गांव में चले जाएं, आपको बिरले दरवाजे पर आपको गाय और भैंसें मिलेंगी। लोगों को शराब की भट्टियों से जोड़ने वाला कौन? मित्रों, इस पर भी सोचने की जरूरत है। हमारे कुटीर उद्योग गांव में प्रजापति बिरादरी के लोग कुल्हड़ बनाते थे, झुआ डलिया ये सब पीना जाता था। इस प्रकार से तमाम कुटीर उद्योग हमारे नष्ट हो गए इन मशीनों की वजह से। मशीनों की इतनी आवक हो गई देश में कि हम लोगों ने अपने कुटीर उद्योगों को चौपट कर दिया और विदेशी वस्तुओं को अपना लिया। हमें इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। गांव में रहने वाली, खेती किसानी करने वाली आबादी, यदि उसके पास कोई अतिरिक्त आय के साधन नहीं है तो आज भी सब लोग एक मुफलिसी का जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हैं। गंगा यमुना सरयू ब्रह्मपुत्र नर्मदा जो भारत भूमि को सस्य श्यामला बनाती थी, उनको प्रदूषित करने वाला कौन है? जब हमने तमाम कल कारखानों को उनको लाइसेंस दे दिया, नियम यह है कि जो उनके द्वारा अवशेष होता है, अपशिष्ट होता है, उसको नष्ट करने का प्लांट लगाने का प्रावधान है कि हर कारखाना लगावे। लेकिन कहीं भी इसका पालन नहीं हुआ और तमाम हमारी नदियों में जो है गंदा जल, गंदा कचरा, अपशिष्ट प्रवाहित कर दिया गया, जिससे हमारे तमाम जलचर, जंगल में रहने वाले प्राणी, घास फूस खा करके जीने वाले प्राणी, इनके सबके ऊपर विपत्ति आ गई। सड़ सड़ घुल घुल करके मर रहे हैं। ऐसा क्यों? अमृत तुल्य देसी फलों, सब्जियों को नष्ट कर स्वादहीन हाइब्रिड की सब्जियां,
और फल हमारे मार्केट में छाए हुए हैं। एक बरगद वृक्ष के नीचे, एक पीपल वृक्ष के नीचे 10,000 लोग बैठ सकते थे, छाया ले सकते थे। पता नहीं कितने पशु पक्षी उनके फल और गोदा को खा करके अपना जीवन निर्वाह करते थे, अपने प्राण की रक्षा करते थे। ये सारे काट दिए गए, इनके स्थान पर यूकेलिप्टस जैसे और तमाम ऐसे वृक्ष कि जो हमें ना छाया दे सकने की स्थिति में है और ना बारिश कराने की स्थिति में है। प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। ऑक्सीजन, एक पीपल का वृक्ष पूरा ब्रह्मांड जानता है कि सबसे अधिक वृक्षों में सबसे अधिक ऑक्सीजन वो ध्यास्त करता है। इसको पीपल के वृक्षों को लगाने का बढ़ावा, नीम के वृक्षों को लगाने का बढ़ावा, ये सब काट डाले गए। मित्रों, गौकसी के माध्यम से देसी प्रजाति की हमारी सारी गौएं नष्ट हो गई। गौओं में तीर्थों का निवास होता है, ये हमारे वेदों पुराणों में आया है। जो लोग किसी भी प्रकार की अतिरिक्त टीका टिप्पणी हमारे गौवंशों पर करते हैं, लेकिन ये हमारी गायें, हमारी गौ माताएं, हमारे गौवंश, ये मूक पशु किसी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते। वो किसी भी कौम का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो। वो अगर हिंदू को सफेद दूध देती हैं तो मुसलमान भाइयों को भी सफेद दूध देती हैं, ईसाई भाइयों को भी सफेद दूध देती हैं, पारसी धर्म मानने वालों को भी सफेद दूध देती हैं। फिर उनके साथ में सौतेला बर्ताव क्यों है, इसके विषय में सोचने की जरूरत है। मित्रों, आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद की साजिश थी, वरना हिंदुस्तान सिर्फ ताजमहल से शुरू होकर लाल किले तक खत्म नहीं होता। हमारे वैभव से हमें परिचित नहीं होने दिया गया, हमारा वैभव हमें नहीं पढ़ाया गया। मैं भी प्राइमरी स्कूल में अपने बड़े पंडित जी के माध्यम से, मुझे आज भी याद है कि हमारे उस प्राइमरी पाठशाला रमापुर गोविंदा के बाहर मुगल वंश की बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, ये लिखा हुआ था। मुगल वंश की पीढ़ी और उसके हुक्मरानों के नाम लिखे हुए थे। पंडित जी कहते थे यही याद कर लो। ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई, तिजारत किया, उसको तो हमें बताया गया, लेकिन मंगल पांडे जी जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी के इतिहास को पता नहीं कहां से लुप्त कर दिया गया। ये सब जितने वीर थे सब पुस्तकालय की पुस्तकों के बीच में शोभा बढ़ा रहे हैं। हम अपनी भारत सरकार से मांग करते हैं कि एक बार इन पुनः क्रांतिकारी वीरों के, हमारे देश के महान वीरों के इतिहास को वर्तमान पीढ़ी से रूबरू कराने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम अपने पूर्वजों के विषय में ही नहीं जानते, फिर हम आगे चल करके क्या बनेंगे ऊपर वाला ही जान सकता है। हमारा वैभव हमें नहीं पढ़ाया गया। इतिहास के पुनरावलोकन की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, यदि देश को बचाना चाहते हैं तो हमें
दुष्टों के और विधर्मियों के इतिहास को छोड़कर, इन्हें पाठ्यक्रम से हटाकर भारतीय चरित्रवान गौरवशाली महान विभूतियों से हमें अपने देश के बच्चों को रूबरू कराना होगा। तब भारत रामकृष्ण, चंद्रशेखर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महाराज हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आज यशस्वी विभूतियों से रूबरू होगा, उनके विषय में जानेगा और वैसा बनने की कोशिश करेगा। मित्रों, जीवन मिलना भाग्य की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी, करबद्ध निवेदन है आपसे। मैं भारत के राष्ट्र, भारत की संतति भारती से मैं निवेदन करता हूं कि जीवन मिलना भाग्य की बात है। मनुष्य की यौन में जन्म मिला, मृत्यु होना भी समय की बात है। समय से पहले कोई मार नहीं सकता, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। और ऐसे लोग जिन्होंने अपने कर्मों से इस भारतवर्ष को चमकाया, उनके इतिहास को हमें अपनी वर्तमान पीढ़ी से रूबरू कराने की जरूरत है और बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज भारत राष्ट्र के 71वें स्वतंत्रता दिवस की इस पूर्व संध्या पर मैं अपने राष्ट्र के निवासियों, राष्ट्र के नायकों, हुक्मरानों से निवेदन करना है कि आप सभी लोग, आप सभी महान विभूति मिलकर के कृपया वर्तमान की पीढ़ी को अतीत के वीरों के चरित्र चित्रण और इतिहास से जोड़ने की कृपा करें। और भारत फिर से विश्व में सिरमौर बनेगा। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे तमाम, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन हमारे भारतवर्ष में जितने भी अच्छे लोग हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही जिनका सराहनीय कार्य है, और हमारे राष्ट्र में जो हर प्रकार से राष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए जो चिंतनशील लोग हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम है। और एक बार पुनः मैं अपने उत्तर प्रदेश के मुखिया बाबा योगी आदित्यनाथ को जय सिया राम प्रणाम करता हूं। आप अपने सूझबूझ से इस समय प्रदेश को और वर्तमान पीढ़ी को, भारत राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार से आप कोशिश करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।